अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, डॉलर बेलगाम है, चीनी की कीमत को पर लग चुके हैं, पेट्रोल की कीमत आसमान की बुलंदियों में परवास कर रही है, जबकि आटा महंगा होने की अफवाहें भी उरूज पर हैं। गंदम हो या गन्ना, हर हुकूमत बम्पर क्रॉप या फिर रिकॉर्ड पैदावार होने के दावे करती है और अवाम को लॉलीपॉप देते हुए एक्सपोर्ट की इजाजत देती है, मगर जब अवाम को जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि गंदम और चीनी के स्टॉक खत्म हो गए हैं और फिर ये अकदा भी खुलता है कि जो चीज एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी वो दरअसल एक्सपोर्ट नहीं हुई बल्कि स्मगल हुई है। और बाज़ औकात ये रिपोर्ट भी मंजर आम पर आती है कि हुकूमती ओहदेदारान को गलत रिपोर्ट देकर माफिया अपना काम कर जाता है, मगर जब जब मुल्क में गंदम, चीनी, आटा, खाद और इस तरह के दीगर बहरान पैदा हुए तो कभी माफिया को लगाम नहीं डाली गई और ना ही मुजरिमों को सजा देते हुए कोई साफ शफाफ सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा नतीजा वही कि सियासतदान एक्सपोर्टर्स पर इल्जाम देते हैं और एक्सपोर्टर्स हुकूमतों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, मगर हकीकत यह है कि बेलगाम महंगाई और अशिया के ब्लैक में फरोख्त होने का सारा बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत है और महंगाई माशाल्लाह अपने उरूज पर है। डॉलर, पेट्रोल, डीजल, चीनी और आटा, सब चीजों की कीमत अवाम की पहुंच से बाहर है। हुकूमत अपने तय रिलीफ देने के लिए तगदो में है। बिजली की कीमतों में रिलीफ देने के लिए बार बार IMF से राब्ता भी किया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो सब चीजों की जवाबदेह है और एक निगरान हुकूमत के जिसके इख्तियार में कुछ नहीं सिवाय वक्त पर इंतखाबात कराने के, वो अवाम को रिलीफ कैसे मुहैया कर सकती है। अगर अवाम को रिलीफ देना होगा तो अवामी हुकूमत लाना होगी और वो तब होगा जब मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। हुकूमत तहलील हुए 1 महीना होने को है, मगर अभी तक किसी को मालूम नहीं कि इंतखाबात कब होंगे। दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक तहलील हुई असेंबली जब होती है तो 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी होता है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा है। जब तक हल्का बंदियां नहीं होती, इलेक्शन का खत्मी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। यानी अवाम महंगाई की चक्की में पिसने के लिए तैयार हो जाए और आमदा कई महीनों तक लीफ के नाम को भूल जाए, क्योंकि ना वक्त पर इंतखाबात होंगे और ना अवाम की दादरसी होगी। सवाल यह भी है कि इलेक्शन डिले करने के पीछे क्या हिकमत अमली है और वक्त पर इंतखाबात ना होने का फायदा या नुकसान किसको हो सकता है। आज का पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं मैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडी उन्हें ज्वाइन किया। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी महमूद मौलवी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब, आपसे बात करनी जरूरी है। मौजूद तो जाहिर है कि ये बड़ा इन डेप्थ डिस्कस करने वाला है, जो महंगाई और सारा कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सियासी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जो गिरफ्तार है, हमने से पहले अली मोहम्मद खान साहब को भी देखा कि वो किस तरह निकलते थे, फिर 3 MPO की तरफ के तहत उनको पकड़ लिया जाता था, फिर गिरफ्तार करते थे, फिर रिहाई का परवाना होता था, फिर गिरफ्तारी। ये जो एपिसोड चल रहा है परवेज इलाही साहब कि यहाँ से रिहाई का परवाना होता है, अदालत अहकामात देती है, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप बहैसियत एक सियासी कारकुन और एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? आपकी मेहरबानी। मैं किसी भी तौर ये नहीं कहूँगा कि ये ठीक हो रहा है। अभी ये सूरत क्या हम मेरे अहमालों की जो है वो नादिर की सूरत में मेरे सामने आ गए। शामत अहमाल मा सूरत नादिर गिरफ्त। तो दरअसल इन हुक्मरानों के भी जो तकब्बुर था, जो दूसरे अताब में आए हुए उस वक्त सियासतदानों को जो रुसवा कर रहे थे, जो लहजा इस्तेमाल किया तौहीन आमेज़, अल्लाह उनको वो दिखा रहा है। सही तो बात यह है। लेकिन ये मेरा अकीदा है यकीन पक्का, लेकिन मैं सूरत हाल पर राजी नहीं हूं। हमारे साथ ऐसा होता रहा है, हमें बेल हुई, हम जेल के दरवाजे पे रिहाई के लिए हमारे दोस्त पहुंचे, फिर अंदर उनको वापस कर दिया गया। हमने देखा जरदारी साहब की छोटी सी बेटी, उनको नहीं मिलने दिया गया जो सदर पाकिस्तान थे। आप देख लें, मोहतरमा बेनजीर साहबा की बेटी थी, वजीर 2 बार वजीर अजम रह चुकी, भुट्टो साहब की नवाजी, लेकिन क्या कुछ किया।
इन्होंने जो कुछ किया है वो उनके सामने। जरदारी साहब की हमशीरा को किस अंदाज से रात को हैदराबाद कराची से उठाकर जेल में डाला, वो कहीं भागे जा रहे थे, वो कहीं फरार हो रहे थे, अदलिया से सामना उनको नहीं कर पा रहे थे। ये सारा कुछ इन हुक्मरानों ने खुद किया है, अब वो भुगत रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं खालिद सियासी कारकुन हूं और खास तौर पर पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं, मैं इस इंतकामी कार्रवाइयों को अच्छा नहीं समझता। मैं इस ऐसी कानून साजी और कानून पर अमल दरामद जिसपे आवाम को अजियत मिले, जहां इंसानी हुकूक को गजब किया जाए, मैं उनको कबूल नहीं करता। मैं नहीं पसंद करूंगा कि ये जेल के दरवाजे पर रिहा हो फिर पकड़े जाए, लेकिन इन्होंने खुद किया है, रवाज डाला है। हम कह रहे थे उनको कि आज आप जरदारी साहब की हमशीरा पर गिरफ्तारी के पर सुकून का महसूस का ऐलान कर रहे हो, कल आपकी खवातीन भी आएंगी। अभी तो मुझे डर है कि खान साहब की खवातीन भी आएंगी। नाम तो उनके आ गए हैं, किसी न किसी केस में अभी तो रियायत मिल रही है। जब तक खुदा भला करे अदालत का वो बचाती रहेंगी, लेकिन ये जमाना आ जाएगा। आपने दूसरों की बेटियों को महफूज नहीं रहने दिया घरों में, आपके भी सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन आपने पूछा जो सवाल है वो मेरा वाज़ेह जवाब है, ये इस बात पे हम खुश नहीं हो सकते। दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना हो। ये रवाज अच्छा नहीं है कि जो उतर गए हुक्मरान या जो सियासी मुखालफीन है उनको इंतकाम का निशाना बनाया जाए। कानून की सारी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए, ताकि इनकी कार्रवाई को लोग इंतकाम न कहें। मेरे लिए काबिल इज्जत हैं आप तीनों। शेख साहब, ये जो हम कहते हैं मकाफाते अमल है, मैं इसे मकाफाते अमल के पहलू में देखूं तो दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। ये कहीं ना कहीं तो रुकना है ना। ये अमल ज़ाहिर है जो बोया है वो काटना तो है, लेकिन ये जो हो रहा है, आप नहीं समझते कि कल को, मैं एक साइड पे रख देती हूँ पीटीआई को, आप आते हैं, पीपल्स पार्टी आती है, आईपीपी वाले आते हैं, कोई और जमात आती है, आपको भी यही सब कुछ फेस करना पड़ जाएगा, तो फिर क्या वो भी कंडेम करना चाहिए, वो भी कंडेम करना पड़ेगा। तो इसको रुकना नहीं चाहिए, ये जो बार बार गिरफ्तारी 3 एमपीओ के तहत हो रही है। फरवा मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी तबाही का और हमारी जो डाउनवर्ड है, जो हमारी मुईशत ख़राब हो रही है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, उसकी वजह ही यही है। हम आपस में पॉलिटिशियन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दुनिया के ममालिक में जमहूरियत इस तरह नहीं होती। जमहूरियत में कोई हल निकाला जाता है, इख्तलाफ ज़रूर होता है लेकिन दुश्मनी नहीं होती। देखिए 70 तक पाकिस्तान की मिसाल दुनिया देती थी। 70 से हमने लड़ाइयाँ शुरू की, पहले बांग्लादेश बन गया, फिर 77 में मार्शल लॉ, लड़ाई की वजह से मार्शल लॉ लग गया, और अभी चोर डाकू ये इसी ने हमें तबाही के निशाने पे जगह पहुंचाया है। इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, इंडिया की आबादी तो 6 गुना है, लेकिन इंडिया 4 गुना हमसे महंगाई कम हो गई है। अफगानिस्तान देख लें, ज्यादा ना दूर जाए। जी कम। बांग्लादेश देख लें। तो ये हम जब तक लड़ते रहेंगे, और हमने देखा, हमने निकाला इसमें। अच्छा, इसमें अवाम ने क्या निकाला? ये चंद पॉलिटिशियन है, देख लीजिए। सारी रोज मैं देखता हूँ कि जो अदालतें हैं वो भी उन्हीं के केसेस से भरी पड़ी। चंद जो लोग हैं, मैं समझता हूँ 200 लोग भी नहीं होंगे पाकिस्तान के 25 करोड़ में, जो अदालतों का 60% टाइम तो उनके ऊपर लगता है। अदालतें बाकी इंसाफ क्या देंगी लोगों को? और आपस में एक दूसरे से गुत्था लड़ाई झगड़ा। हम जब तक ये बैठेंगे नहीं, देखिए ना, चार्टर ऑफ इकानमी किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, तो बहुत बेहतर हो गया अपने हालात। ये एक नई पार्टी आई, उसने चोर डाकू की गर्दान 3.5 साल शुरू की, हर हमारी तरफ इशारा करके ये चोर हैं, डाकू हैं। अब मुझे ये समझिए, मैंने तो 97 से लेकर 99 तक 2.5 साल 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी कि असम्बली की, और चोर मैं हूँ, मैं डाकू हूँ, मेरी तरफ इशारा। तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो ये आया था कि मुल्क के लिए कोई खिदमत करें। जब हम इसी चक्कर में पड़ गए, एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बदनामियां कर रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता है। पाकिस्तान में कोई आना ही नहीं चाह रहा। देखिए पाकिस्तान में क्यों कोई नहीं आ रहा। शेख साहब, आप कंडेम करते हैं ये जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है परवेज इलाही की, वो उठा के गाड़ी से लेके जाना, कंडेम कर रहे हैं?
मैं समझता हूँ जब तक हम आपस में एक लायामल नहीं बनाएंगे, यही लड़ते रहे, तो हमारी आवाम 25 करोड़ तो दबती रहेगी, महंगाई में पिसती रहेगी और लोग हमारे खुश रहेंगे। वो बहुत पैसा बना लिया है पॉलिटिशियंस ने और कारोबारियों ने और बड़े जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास है उसमें चंद लोग हैं। हो सकता है आधा % हो सकता है 10 लाख के करीब हो, बाकी जो लोग हैं उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या उनके इस तरह केसेस होते हैं कि आइंदा कभी किसी केस में उसको इन्वॉल्व भी ना करो, या कोर्टें सिर्फ उन्हीं के लिए सुन रही है? सही है, यानी आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि आपस की जो लड़ाई है ना उसमें कोई तीसरा फरीक फायदा उठाता है। हमेशा से ऐसे होता है, महमूद मौलवी साहब के कोई ना कोई फायदा उठा लेता है। लेकिन क्या हम इसको इस पैराए में सोचें कि चूंकि परवेज इलाही साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे इसलिए उनको आज़ादी नहीं मिल रही, परवाना जारी होता है लेकिन आज़ादी नहीं होती? महमूद मौलवी साहब, ठीक है, मेरा ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है। मैं दोबारा से हम महमूद मौलवी साहब से कांटेक्ट बहाल करते हैं। चांडियो साहब, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर है कि आप लोग भी अवाम में जाते हैं, अवाम से वोट लेते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं और जाना पड़ता है। जब इलेक्शन आते हैं तो उससे पहले आपको कोई रोड मैप देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या क्या काम किए हैं। ये जो सर चीनी वाला मामला है और हमने देखा है कि ये हर दौर में नया एक कट्टा जिसे कहते हैं ना वो खुल जाता है। कभी चीनी का, कभी आटे का, कभी बिजली का भी खुला हुआ है, ठीक है, कभी खाद का प्रॉब्लम है, कभी हम दालों के मसले में उलझे हुए हैं। ये जो चीनी वाला प्रॉब्लम हुआ है जिसपे जाहिर है कि कल एहसन इकबाल साहब का भी हमने डिस्कस किया, दोबारा कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये तो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे कमर साहब, तो उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। तो आपको लगता है कि ये बड़ी ज्यादती नहीं हो गई कि हुकूमत में दोनों थे, इल्ज़ाम मेरा ख्याल है ये बदकिस्मती है कि इस किस्म के बहरान हमारे मुल्क में आते हैं और इनका सीधा साधा असर आवाम पर पड़ता है, आवाम की जिंदगी में पड़ता है। और वो जो खास तबका है उस पर नहीं, गरीबों पे। अभी चीनी का कोई भी बहरान ले लें, मिस्किन गरीब आदमियों पे पड़ता है। अभी उनका जीना मुश्किल हो गया है, अब उनको 2-3 वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है, स्कूल की फीस भरनी मुश्किल हो गई है, कपड़े, जरूरत जिंदगी की हर चीज इस अंदाज से महंगी हुई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस पे इल्जाम तराशी की बात नहीं है। खान साहब के जमाने में ये शुरू हुआ, IMF के साथ जो शरायतें तय हुई, मैं ये नहीं भी कहता कोई दौर हमारा आजादी का दौर नहीं है, हम हमेशा IMF के पास गुलामी का तरीकेकार अख्तियार करते रहे। लेकिन इस बार जो खान साहब ने बेड़ा गलत किया, जो बेएतमादी पैदा की, उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ी। और उसमें मुझे नहीं पता, नाराज हो जाएंगे हमारे मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, अभी आपने लिया, उन्होंने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी पर, एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब रूहानी तौर पर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है, सियासी तौर पर नहीं। ऐसे जैसे उनके रूह में पीपल्स पार्टी की मुखालफत, पीपल्स पार्टी उनके रूह में मुखालफत है। और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सिंध के मामला पे भी वो उनका रवैया सिंध दुश्मन रवैया होता है। मर्दमशुमारी का मामला पहले, अभी, हर मौके पर। और इसलिए मैं कहता हूं ये दुश्मनी इस मौके पर नहीं निकालनी चाहिए थी। आपकी हुकूमत थी, आपकी वजीर आजम आपके थे शहबाज शरीफ, जिस भी वजीर की पॉलिसी बनी जिम्मेदार भी आप, कारनामा भी आपने उठाया, गालियां भी आप सुने। अब आपने नवीद कमर अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, और आपकी मिली जुली पार्टियों की हुकूमत थी को आपको जेब देता है नवीद कमर का नाम लेने पर। लेकिन मैं आपको आज दिल की बात बताता हूं, ये हमारे जो एहसन इकबाल साहब है और भी 2-3 है, उनकी मर्जी है कि ये फिर एक पीपल्स पार्टी और नून लीग का तसादुम हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़ाने के लिए पूरा प्लान किया जा रहा है, कुछ लोग नून लीग से ये पूरा प्लान कर रहे हैं? कोई शक मुझे कोई शक नहीं है। ज़ियाउल हक के जमाने से लेकर आज तक 3-4 वज़रा में जानता हूं, नाम उनके जानता हूं, उनके रवैयों के। वो इस झगड़े को और बढ़ाना चाहते थे, वो जमहूरियत को पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे इस लड़ाई में हमारे उल्लू सीधे होते रहे। उन्होंने ये किया है। अभी क्या वक्त है नवीद कमर पे बोलने का, क्या वक्त है ये कहना कि वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था? हुकूमत आपके मियां साहब की थी, वजीर आज़म मियां साहब थे, सारे मामलात मियां साहब चला रहे।
आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, जिम्मेदारी मियां साहब की है। और एहसन इकबाल साहब को मैं गुजारिश करता हूं, वो सीनियर रहनुमाई सियासतदान है, बदकिस्मती है, उनके रूह में पीपल्स पार्टी की दुश्मनी भरी हुई है, तो मैं उनको निकाल तो नहीं सकूंगा। ये मेरा भाषण, ये मेरी तबलीग उनको ठीक नहीं कर सकेगी, उनकी जिंदगी इसी में है। तो मेरा ख्याल है हो सकता है थोड़ा बहुत असर हो जाए। तमाम जमायतों की मिली जुली हुकूमत थी, तमाम जमायतों को ही जिम्मेदारियां कबूल करनी होगी, अच्छाइयों की भी बुराइयों की भी। सच्ची बात तो ये है। लेकिन अगर आप अच्छा अपने खाते लोगे तो दुनिया आपको अच्छा नहीं समझेगी। सही है, लेकिन जहां पर चांडी साहब कहे, हाँ चांडी साहब, जहां पर जाहिर है कि एहसन इकबाल साहब बकौल आपके कि वो रूहानी तौर पर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, कुछ लोग कैसर अहमद शेख साहब जैसे भी बैठे हुए हैं नून लीग में। कैसर साहब, ये जो रिफ्ट पैदा हो गया है, आप समझते हैं कि ये सही वक्त था, ये वक्त था ये बात करने का, ये बहस करने का कि किसकी वजह से ये चीनी जो है हमने एक्सपोर्ट की और किसकी वजह से नुकसान, ये टाइमिंग है कोई? बीबी मैं तो ये कह रहा हूं कि ये देखिए, ठीक है, ये मौला बख्श चांदियो साहब का मैं बड़ा मद्दा हूँ। ये बड़े ठंडी तबीयत के और हमेशा सुलझू आदमी है। देखिए, ये कोई वक्त नहीं है, हुकूमत तो सबकी है, मुश्तरका तौर पे हुकूमत थी। ये मेरे दोस्त हैं, दोनों मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत अरसे से, 97 से मैं इनके साथ हूँ, पिछले 30 साल से। नवीद कमर साहब के साथ, मेरे साथ हमेशा फाइनेंस कमेटी में भी रहे, मेरे मेंबर मेरे साथ रहे, और एहसन इकबाल साहब भी, वो भी बड़े काबिल आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि अचानक उन्होंने, हालांकि एहसन इकबाल खुद ईसीसी में बैठते हैं। देखिए, कोई एक मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, ये मुश्तरका हुकूमत थी और ईसीसी में खुद बैठते हैं, तो ये बात करना उनका कोई जवाब मेरी समझ में नहीं आया। एहसन नवीद कमर बहुत शानदार आदमी हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और एहसन इकबाल काबिल आदमी हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि ये वक्त नहीं है ये आपस में। और हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, अगर चीनी की कीमत बढ़ी तो ये मुझे बताइए कि गंदम की कीमत क्या हुई, गंदम की कीमत क्यों बढ़ गई? ये असल में जब आप डॉलर की कीमत बढ़ाते हैं और स्मगलिंग, आपका कोई कंट्रोल नहीं है बॉर्डर पे, आपकी कीमत दुनिया की कीमत पे होनी है। आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि अपनी गंदम को संभाल के रखना, ये डबल हो जाएगी प्राइस। उस वक्त तो सोच भी कोई नहीं सकता था कि वजह क्या है कि दुनिया में प्राइस ऊंची है, आपके डॉलर की प्राइस ऊंची है, हमसे कंट्रोल हो नहीं पा रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं फरवा कि मैं सिर्फ कारोबारी मामलात के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ। हमारी फैमिली का कभी कोई लोग पॉलिटिक्स में आए ही नहीं, चिन्होट शेख बिरादरी का। और मैंने आज मैं वाहिद हूँ जो पाकिस्तान की तीनों चैम्बरों से मेरी फैमिली के लोग प्रेसिडेंट बने हैं। पाकिस्तान की कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके तीनों चैम्बरों से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हों, इन्होंने किए हों अपने कारोबारियों ने। अब मैं हो के मैं सोच ये रहा था, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, चाइना देखा है, कोरिया देखी है, इस वक्त मैं पाकिस्तान कोरिया फ्रेंडशिप का कन्वीनर हूँ। मैं देख रहा था कि उन्होंने कैसे डेवलप किया, कैसे आगे बढ़े। हम आपस में झगड़ा यही बात है ना शेख साहब, ये झगड़े वाला टाइम ही नहीं है ना। लेकिन अब इस चीज को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट तो करना है। महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन टर्माइल और फर्दर पैदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, महमूद मौलवी साहब मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी भी अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन लड़ेगी, जब भी इलेक्शन होंगे तो आप लोगों के पास लाहे अमल क्या है? ये जो चीनी का मसला, गंदम का मसला, बिजली का मसला, क्या आप कोई बेहतर रोड मैप लेके आ सकते हैं पाकिस्तानी सियासत में? आप एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। महमूद मौलवी साहब फरमाइएगा, इलेक्शन से पहले ज़ाहिर है कि हर जमात ने अपना एक लाहेअमल तय किया होता है, आप लोगों की जमात ने क्या लाहेअमल तय किया है? अगर आप लोगों को ये हुकूमत मिल जाती है, बाई चांस हम सवाल कर रहे हैं, तो क्या सेटअप लगाएंगे आपके? ये गंदम, चीनी, ये स्मगलिंग से तो रुके कम से कम, डॉलर भी। देखें, पहले तो मैं जरा ये चीनी के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि मेरा व्यू फर्क है। मैंने परसों से मेरे ट्वीट भी है। देखिए, एक चीज मैं आपको कह दूं कि मेरे ख्याल से जो हमारे दोनों भाई लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, इस इशू पे मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस वक्त एक्सपोर्ट हुआ था बिल्कुल सही एक्सपोर्ट उस वक्त टाइम पे था। उसकी वजह यह है कि चीनी की शॉर्टेज कहीं से नहीं है, चीनी हमारे पास सरप्लस था। अच्छा। चीनी जो है, ये जो है सट्टे, जो जिसको बोलते हैं ना सट्टेबाज, जो गैम्बलिंग। देखिए, चीनी बदकिस्मती से हमारा सिस्टम ये है कि सट्टा होता है इसका,
इसके पेपर के ऊपर ब्लैंक जो है डीओस के ऊपर चीनी ट्रेड होती है। और जो मैं फिर कहूंगा कि मिल मालिकान ने जो बेचा हुआ है ये 100 रुपए और 105 के ऊपर पेपर बेचे हुए हैं चीनी के डीओस, और वो जो डीओस है वो लोगों के हाथ में होते हैं, जो कि कुछ लोग उसको कैप्चर करके और वो फिर उसी हिसाब से प्राइस ऊपर ले आते हैं। अगर मैंने हुकूमत वक्त आज जाके इन्वेंट्री चेक कर ले मिलों की और डिलीवरी ऑर्डर चेक कर लें कि कितने डिलीवरी ऑर्डर इशू हो चुके हैं और कितना माल उठा नहीं है, देखें। और इसके अब इस वक्त जो है हम एक दूसरे के ऊपर देखें, एक्सपोर्ट के ऊपर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी गलत कर रहे हैं। ये जो है मैनिपुलेट किया जाता है, और जब मैनिपुलेट होता है तो लोग पैसे बनाते हैं। और उसमें मिल वाले का फायदा ये है कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स 100 रुपए पे कटा हुआ है। आप मुझे बता दें कौन सा मिल है जिसने 160 और 170 रुपए में आज चीनी बेचा है? आई वुड लव टू सी दैट। कोई एक मिल नहीं होगा। ये सारे डीओस पहले के कटे हुए हैं, ये पुराने डीओस कटे हुए होते हैं 100 रुपए के ऊपर या 95 के ऊपर, 105 के ऊपर, और वो आज जो है 3 महीने 4 महीने ओपन होते हैं बेनामी, और इसके अंदर जो है ब्लैक मनी पार्क होता है इन डीओस में। नहीं तो महबूब वाली साहब देखें, आप जाहिर है कि इसको इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, सर आप भी जब पीटीआई में थे तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी रही थी, आपको सर याद होगा एक इशू हुआ था जिसमें हमने गंदम एक्सपोर्ट कर दी थी अफगानिस्तान, इफ यू रिमेंबर दैट। और फिर बाद में खान साहब ने कहा था जी मुझे तो ईसीसी की मीटिंग में गलत अदाद-ओ-शुमार बता दिए गए थे। तो इस तरह के काम भी तो हो जाते हैं ना, तो मुझे बताएंगे इसका जिम्मेदार कौन है? फिर देखिए इस तरह के काम भी हो जाते हैं, मगर होता क्या है, देखिए ईसीसी में ब्यूरोक्रेसी जिसको आप बोले ना, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, देखिए ये लोग अब बिल पेश करते, मिनिस्टर तो नहीं करता। अगर वो वहां पे मुझे बताएंगे कि मेरे पास 11 लाख टन पड़ा हुआ है तो जो है लिख के देंगे, तो मिनिस्टर का क्या कसूर है जब 11 लाख टन वो लिख के देंगे? वो सिस्टम लिख के दिया 11 लाख टन और वहां पे निकलता है 7 लाख टन। आइदर they are their knowledge they are deficiency of the knowledge or they are manipulating it. How can a system write कि जी इन्वेंट्री इतनी है? देखिए ना, गंदम की तो इन्वेंट्री हो सकता है आपको ना मिले, चीनी की इन्वेंट्री तो मिलों के पास होती है, जाहिर है। देखिए ना, गंदम आप कह सकते हैं कि जमींदार के पास कितना है अंदाजा कर रहे हैं, चीनी के ऊपर कोई अंदाजा नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स डॉट टू डॉट है, तो फिर कैसे गलती हो सकती है? सही है। ये इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। मैं मौला बख्श चांडियो साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करती हूँ कि सर मुझे बताएं, ये चलें ठीक है ये मामला हो गया, किसने क्या बयान दिया, गलत दिया, सही दिया, लेकिन हर बार ऐसा ही क्यों होता है? अब हम बिजली का देख लें, आईपीपीज जो काम कर रही हैं सर, हम उनको कैपेसिटी चार्जेस हम आवाम से लेते हैं, वो हमें, उन्होंने अगर 100 मेगावाट बनाने हैं और हम उनसे 20, हुकूमत उनसे 20 मेगावाट ले रही है, लेकिन हुकूमत उनको पे 100 मेगावाट का कर रही है। तो मुझे बताएं कि ये क्या ज्यादती नहीं है? क्या इसको कंडेम नहीं किया जाना चाहिए? क्या इनको खत्म नहीं करना चाहिए? मैं आपसे 2 गुजारिश करूं। मैं क्योंकि इतना कोई इक्तिसादी माहिर नहीं हूं, मुझे तफसील ज्यादा पता नहीं, लेकिन आईपीपी के मसले पर नून लीग ने जो रवैया अपनाया उसने तबाही की इस मुल्क की, फिर खुद ही मजबूर हुए। हमें तो कहा ये चोरी है, राजा परवेज बशीर साहब थे जब, हमें तो ये कहा, लेकिन वक्त पर आया खुद भी मजबूर हो गए आईपीपी के सामने, लेकिन उन्होंने उनको इतना गंदा किया कि सारा मामला खराब हो गया। अभी आप कह रहे हैं कि चीनी, अब देखो कुछ अर्सा पहले चीनी का बहरान हुआ था, किस पार्टी के वजीरों को देखकर पब्लिक बोलती थी चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर? पीपल्स पार्टी तो नहीं थी, हमने तो इल्जाम नहीं लगाया, खल्के खुदा कह रही थी कि फलां लोग पीपी चीनी के चोर हैं। मुझे एक बात याद आती है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की, जब इस मुल्क में एक बदतरीन सैलाब आया तो जरदारी साहब जो खुद पानी के साथ साथ पूरे मुल्क का दौरा कर रहे थे, उन्होंने सबको कहा कि गंदम का एक दाना भी जाया नहीं होना चाहिए, न बिकना चाहिए, बहरान आने वाला है, बदतरीन हमारी सूरत हाल बनेगी, हमें गंदम की जरूरत होगी। गंदम का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया। आपने पूछा कैसे ठीक होगा? ठीक प्लानिंग से होगा, ठीक मनसूबाबंदी से होगा, ठीक अकलमंदी से होगा। अगर अकलमंदी के साथ मुल्क के बहरानों को हल करने के लिए मनसूबाबंदी कर दी जाए तो तमाम दुनिया के ममालिक काबू पा लेते हैं बहरानों पर, पाकिस्तान क्यों नहीं काबू कर लेता? असल बात यह है हुक्मरान
हुक्मरान लातल्लुक हो जाते हैं, हुक्मरानों को पता ही नहीं चलता कि हो मुल्क में क्या रहा है। फिर जब गलत पॉलिसियां बनेगी तो ये होगा। जरदारी साहब वक्त से पहले कह रहे थे कि गंदम का बहरान आएगा, उन्होंने गंदम का एक दाना भी नहीं दिया। उन्होंने कहा सैलाब में ये सूरत हाल होगी, तो पहले पता चलता है हुक्मरानों को ना। अब ये हुक्मरान इन्होंने आते ही कहा। लेकिन मौला बख्श चांडी साहब ये भी तो वाकई ऐसे ही होते हैं ना कि 14 मतलब आप ये वाकया भी आपने सुना होगा कि 14 अरब रुपए की गंदम चूहे कुतर गए, खा गए। ये वाकया भी सिंध में पेश आया था। इस तरह की रिपोर्ट्स भी तो सामने आती हैं। देखिए मैं आपसे भी नहीं झगड़ता कि आप गलत कह रही हैं, ऐसे मुझे पता नहीं है चीजों का, लेकिन आप खुद देख ले, वक्त से पहले उन्होंने बताया जरदारी साहब ने, हम क्यों नहीं प्लानिंग कर सकते हैं? हमने ऐसी बात की नहीं। हमारी गुज़िश्ता हुकूमत ने कहा जनाब हमारे पास इतने इक्तिसादी मामलात के माहिर हैं, ये हो जाएंगे। उनके कप्तान जो है हमारे वो वजीर खजाना भी बने। सही है, ठीक है। इमरान खान साहब आते किया क्या? चले चांडी साहब यहीं से नाकाम करा सर दिया। इजाजत दीजिएगा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुझे शेख साहब से भी सवाल पूछना है क्योंकि ये बिजली का बड़ा सीरियस इशू है। और बाय द वे ये जो रिपोर्ट जिसका हमने जिक्र किया ना कि 14 अरब रुपए की गंदम कुतर गई, ये सिंध गवर्नमेंट ने ही रिपोर्ट पेश की थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उन यूनिट्स की जो आवाम की जेब से पैसे तो निकलते हैं लेकिन आवाम नहीं इस्तेमाल करती, कोई और इस्तेमाल करता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शेख साहब, मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखती हूँ। पावर सेक्टर में सरकारी इदारों की जानिब से जो इस्तेमाल की जाने वाली मुफ्त बिजली है, यानी थोड़ा सा इसको कमोबेश आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 22 से 25 अरब रुपए सालाना जो है उसका बोझ पड़ता है। अब मुझे बताइए कि ये जो 22 से 25 अरब है, 1000 नहीं है, 100 नहीं है, लाख भी नहीं है, अरब, ये आम आदमी इसका बिल जो है वो भरता है, आम आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ता है। आपकी हुकूमत थी 16 महीने, आपकी हुकूमत ने ना सिर्फ पेट्रोल बढ़ाया जाते हुए बल्कि ज़ाहिर है कि उसके फ्यूल एडजस्टमेंट में जो लगे हैं उससे बिजली भी महंगी हुई है और मज़ीद महंगी होगी। इसका हम इल्ज़ाम सिर्फ निगरान हुकूमत को तो नहीं ठहरा सकते ना। आपकी गवर्नमेंट जाते हुए थोड़े से इस तरह के काम कर जाती है कि जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है उनकी ख़त्म कर देती। परवाह क्यों कर जाएं? देखिए बात है, मुल्क हम सब का है। हम लोग समझते हैं कारोबार किस तरह होता है, ये मामलात किस तरह चलते हैं। अभी महमूद मौलवी साहब ने बड़ी तफसील से बताया। अब आप मुझे बताइए कि जिस जगह मैं बार बार चैम्बरों से इलेक्ट होता हूँ, मैं बार बार कौमी असम्बली से इलेक्ट होता हूँ, अब 280 बंदे इलेक्ट होते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 21 जो फाइनेंस को समझने वाले हैं पार्टियाँ अपने फाइनेंस कमेटी में उनको डालती हैं, फिर वो 21 मुझे चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो एक ऑफिसर, क्योंकि मुझे पता है ना कि मामलात किस तरह ठीक होने हैं। किसके हाथ में? अगर आपके हाथ में नहीं है, आप इलेक्ट होकर आते हैं। शेख साहब की कर रहे हो? ये बता मैं गल तो करन दिया गुजरांवाला ते लाहौर डिवीजन टू सारी पार्टी के बंदे आते हैं। इसी तरह पीपल पार्टी के चंद 6-7 बंदे 6-7 आदमी है वही आते हैं। इनके हाथ में है, इनके अपने इंटरेस्ट हैं और हमारे जो ब्यूरोक्रेट है उनका इंटरेस्ट है। अभी ये क्यों हो रहा है? अब बताइए ना, बड़ी अच्छी बात की अभी जो महमूद मौलवी ने। अब सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, 100-102 रुपए में बिकी हुई है, डिलीवरी भी नहीं हो रही, माल पड़ा हुआ है। 200 का जो सेल टैक्स लगना था वो नहीं लग रहा। अरबों रुपए की बचत हो रही है, मिलियन की बचत हो रही है। जो ट्रेडर बचत कर रहा है और जो ऑफिसर बचत कर रहा है। हमारे मुल्क में अगर 7,500 का रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, तो मैं कितने अर्से से कह रहा हूँ 5,000 अरब रुपए तो करप्शन होती है, जिसमें मिस अप्रोप्रिएशन भी, ये सारा चक्करबाजी है। और मुझे अगर बना दिया जाए तो मुझे तो सब बात का पता है, महमूद मौलवी को तो सब बात का पता है। उसी वक्त बात निकल आएगी, चोरी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्यों बनाया जाए? मुझे ईसीसी में क्यों रखा जाए? अगर अच्छा मेरे लिए ज्यादा क्राइटेरिया किसका बनता है? अगर मुझे ये टिकट नहीं भी देते, मुझे कई बार ऐसा भी हुआ कि टिकट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट जीत गया, मेरे वोट पीपल पार्टी और नून लीग से ज्यादा थे और मैं पूरे मुल्क का इंडिपेंडेंट ग्रुप का लीडर बन गया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और मैं चाहूंगी कि महमूद मौलवी साहब भी इस पे कंट्रीब्यूट करें। और मैं ये तीनों से सवाल कर रही हूँ, महमूद मौलवी साहब, शेख साहब या आप या मौला बख्श चांडियो साहब, मौला बख्श चांडियो, ये आप लोग हमारा वोट लेकर इलेक्ट होकर आते हैं, वोट की पावर से आते हैं। सियासतदान इतने कमजोर होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में बस ही नहीं चलता उनका।
मेरे, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जी, जी। मैं जवाब दूंगा कि देखें, बिल्कुल जो है ब्यूरोक्रेसी जो है बैकबोन है और वही चलाती है। देखें ना, बदनाम जो है पॉलिटिशियंस होते हैं और चलाते वही है। अभी कैसर शेख साहब जो मेरे भाई है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखें ना, पावर्स उन्हीं के पास है और बदनाम उन्होंने कहा जी, हर चीज उन्होंने कहा जी पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, मिनिस्टर साहब ने कर दिया। जी फाइलें तो नीचे से मूव होके आ रही हैं। तो सर फिर मैं आप लोगों को बेबस कंसीडर करूं? आई वुड से टू एन एक्सटेंट जो है यस। मतलब आप, मैं थोड़े से आपको, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने देखने वालों के साथ भी थोड़े से शेयर करना चाहती हूँ कि आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में 2022 के मुताबिक जो है वो जो बिजली पानी से बनती है उसका 60,000 मेगावाट कैपेसिटी है और हम सिर्फ 16% यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी टेक्निकली कि हर साल 22 अरब डॉलर का पानी जाया हो जाता है एंड नोबडी कैन क्वेश्चन, नोबडी इज एम्पावर्ड दैट मच। दिस इज सैडनिंग। इस बदकिस्मती है ना, देखिए आज भी हम काला बैग के इशू के ऊपर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल इशू बन गया। बहुत सी चीजें ऐसी पॉलिटिकल इशू बन जाता है के ऊपर हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते। देखिए ना, जब सियासतदान जब एक पेज पे बैठेंगे, देखिए मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक टेबल पे बैठना चाहिए। जैसे वो मिसाक जमहूरियत मिसाक मईशत होना चाहिए। सही है, मिसाक मईशत होना चाहिए, मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। लेकिन मौलाना बख्शांडी साहब, मैं आपसे ब्रेक के बाद सवाल करूंगी, अगर ये कर भी लें दोनों, हम मिसाक कर भी लें मईशत का भी और जमहूरियत का भी, लेकिन अगर एम्पावर्ड ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तानियों के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। चांडियो साहब, अगर आप लोग ये कर भी लें मिसाक जमहूरियत और मईशत, तो मुझे बताएं कि अगर आपका बस ही नहीं है सिस्टम पर, तो फिर इसका क्या फायदा या क्या नतीजा निकलेगा? आप बहुत सारी बातें दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अभी वक्त कम है कि मैं तफसील से में जाऊं। लेकिन जैसे अभी एक ही छोटा सा मसला है हमारा, बिजली का बहरान, ये हमेशा रहा है, कभी कम नहीं हुआ है। कभी इसकी आप जो देखें अदायगियां, ये एक दौर में कितनी हुई है, कर्जे लेकर हम गर्दिशी कर्जे देते हैं, लेकिन फिर भी हल नहीं होता है। अभी आप कभी एक महकमे पे इल्जाम लगाती हैं मुफ्त बिजली का, कभी दूसरे पे। मैं उन महकमों ने वजाहत भी की है कि हम नहीं उठाते, लेकिन मैं एक बात आपको ईमानदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान के कुछ इदारे अगर हकीकी वतन परस्त बन जाए, खुदा तरसी से काम ले, तो ये छोटे बहरान है। मैं आपसे अभी मैं बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बड़े दोस्तों को नाराज करने लगा हूं। सबसे ज्यादा बिजली मुफ्त तो वापदा वाले लेते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। वापदा का नायब कासिद मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करता है, उनसे कोई नहीं पूछता। और मुफ्त का माल कैसे खर्चा होता है, उसे दिले बेरहम होता है। उसे बंद करने की और बचत करने का तो कोई जरूरी नहीं है। खुद बिजली मुफ्त इस्तेमाल करें, बिजली बेचते हैं, उनका कोई नोटिस नहीं लेता। मतलब बड़े बड़े अफसरान बिजली बेचते हैं, चले, चोरी होती है, कोई नहीं रोकता है। लाइन लाइसेंस होते हैं, उनका कोई नोटिस नहीं लेता। ये सारी वो बातें हैं जो संजीदगी से मैं कह रहा हूं, संजीदगी से इसका नोटिस लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इल्जाम लगाएं फला इदारा मुफ्त में ले रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा वापदा वाले बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा। आप बताएं, मुझे पता है मैं नाराज कर रहा हूं अपने दोस्तों को, ये लाइन सुपीरियन से लेकर आला अफसर तक रोज 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 अमीर बनते जा रहे हैं, रोज रोज उनकी दौलतों में इजाफा हो रहा है। ये आते कहां से पैसे हैं, कोई नोटिस नहीं लेता। मैं पकड़ो सियासतदानों को, बस सियासतदान की करप्शन, ये कहां है करप्शन? ये अरबपति बन गए वापदा के अफसरान, उनको कोई नहीं पूछेगा। करोड़पति बन गए लाइन सुपीरियन, कोई नहीं पूछेगा। असल बात ये हमारा निजाम पर कंट्रोल नहीं रहा, एहतसाब का अमल हमारे पास है नहीं, सही। कानून की हुक्मरानी हमारी है, हमारे है नहीं, वतन परस्ती हमारे में है नहीं, खुदा तरसी हम में है नहीं। कैसे मुल्क ठीक हो सकता है? सही। मुल्क ठीक नहीं हो सकता। बिजली का बहरान हल हो सकता है अगर हम खुदा तरसी से
अब भला मुझे बताएं, दिन के 1 बजे 2 बजे स्ट्रीट लाइटें जल रही है, कोई नोटिस नहीं ले रहा है। सही, कितनी स्ट्रीट लाइट होगी आप बताएं। ठीक ठीक। कैसे लगा शेख साहब? अब आप आ जाए खल्के खुदा पर। हाँ, अब आ जाए खल्के खुदा पर, हम बैठे हैं घर में, दोपहर को बल्ब जलाए बैठे। हाँ। भाई आपकी इतनी नजर खत्म हो गई है कि दोपहर को भी आपको बल्ब जलाना जरूरी है। मैं अच्छे मुल्कों में ठीक है। मैं लास्ट वर्ड कैसे रमन शेख साहब, मुझे मुझे कैसे रमन शेख साहब, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे सियासतदान बाइक्स पर थे, आज मर्सिडीज रखी हुई है, ये भी कहते हैं। चांडियो साहब ने एक बात कही, मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं। मेरा शेखुपुरा में मेरा प्लांट है केमिकल का, मेरी फैक्ट्री से मेरे बराबर वाला चोरी कर रहा है। मैंने हूँ और फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन, मेरी चोरी पकड़ी गई है। अब मेरी फैक्ट्री से वो बराबर वाली फैक्ट्री वाला चोरी कर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वापदा वाला ने कुछ नहीं करना। कहाँ शिकायत करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए हम सबको देखना पड़ेगा, बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। सही है, हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। कैसे रमन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया। महमूद मौलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मौला बख्श आंडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात इधर खत्म होती है कि अगर हम मुखलिस हो जाएं कौम के साथ और मुल्क के साथ, तो हम यकीन कीजिएगा चांद तो बहुत छोटी चीज़ है, हम तो आसमान के पार चले जाएं, मगर मुखलिस हो जाएं तो। अल्लाह हाफ़िज़।